मेरे को ऐसा लगता है कि अव्यवस्था और उसका वे आउट, और फिर जब दोनों ही पता चल जाएं कि ये बीमारी है और ये दवाई है, तब अगली एक समस्या खड़ी होती है कि तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बीमारी भी पता चल गई, दवाई भी खोजी जा चुकी, अब वो बीमार आदमी तक पहुंचेगी कैसे, इसके लिए एक मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए। यानी सामाजिक अर्थों में हमें सामाजिक लोगों का एक नेटवर्क चाहिए। तो क्या उस नेटवर्क को बनाने की कोई मोडस ऑपरेंडी हो सकती है? और वो मोडस ऑपरेंडी वर्क क्यों नहीं करती? इतिहास में जितनी कोशिशें हुई वो नाकाम क्यों हुई? क्या उनको सीख करके हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करके हम वाकई वह कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि जो सबसे आज कॉमन दुश्मन है इस हॉल में बैठे लोगों का, वो फासिज्म है। उस फासिज्म से हमें एक बात तो सीखना चाहिए, उसके भी इनहेरेंट कंपोनेंट्स हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन वो कैसे जुड़ गए? उन्होंने नेटवर्किंग कैसे बना ली? थोड़ी स्टडी करने की बात है। मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी बात स्टडी करके हम भी फासिस्ट हो जाएं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया है, उस टेक्नोलॉजी को तो हम यूज कर सकते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी हम यूज करने में कामयाब हो जाएं, तो वो जो हमारी चिंता है कि हम अलग अलग धाराओं के लोग क्या मिलके भी काम कर सकते हैं, जैसा सत्यप्रकाश जी ने कहा, मेरे को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया, मैं जेल में पड़ा रहा। लेकिन आप सब लोगों को लगता होगा यार बहुत दुख की बात है, और आप शायद मेरी उस कहानी को नहीं जानते कि मैं अच्छा हुआ कि जेल में गया तो जिंदा हूं। जो ही रास्ते थे, या तो मेरी मृत्यु या जेल। तो अच्छा है कि कम से कम जेल गया तो जिंदा वापस आया। अगर जेल ना जाता तो मेरी डेड बॉडी आती। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। हम एक इमरजेंसी में जी रहे हैं, वो भले अनडिक्लेयर्ड। हम उस खतरनाक इमरजेंसी जो 75 में थी, उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस इमरजेंसी में जी रहे हैं। आने वाले दिन में कौन जिएगा कौन मरेगा भगवान जाने। क्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन, एक अमेरिकन ने किताब लिखी है, क्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन। वो कहता है दुनिया में जो दुनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मार्क्स ने कहा था डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, उसी तरह उसने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन ये 2 सिविलाइजेशन है, और पूरी दुनिया इन्हीं संघर्षों से आगे बढ़ेगी, और जो कुछ होगा इन्हीं संघर्षों को। सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं। ये सिविलाइजेशन, हमें लगता है कौन सा सिविलाइजेशन ठीक है, और हम जिस सिविलाइजेशन को अच्छा मानते हैं, हमें लगता है कि वही सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में दिखनी चाहिए। और अगर वो सिविलाइजेशन नहीं दिखती तो दुनिया मौत की तरफ, प्रलय की तरफ बढ़ रही है। और अगर वो सिविलाइजेशन दिखती है तो दुनिया बहुत अच्छे तरफ जा रही है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि एक मां बन के सोचो, एक मां जब अपने 15 साल के बच्चे को देखती है, और जब उसका बच्चा 40 साल का हो जाता है, झुर्रियां आनी शुरू हो जाती, दाढ़ी पकनी शुरू हो जाती, बाल पकने शुरू हो जाते हैं, तो मां कंपेयर करती है, मेरा 15 साल वाला ही ठीक था। वो 15 साल वाला क्या गोलू मटोलू, ये बाल यहां तक गिरे रहते थे, माथे तक आए रहते थे, ये कोई मूछे नहीं आई थी, दाढ़ी नहीं आई थी, क्या व्यवहार था, मम्मी मम्मी आता था, पैर पटकता था, थाली फेंक देता था। अब तो मम्मी जी नमस्ते कहता है, उसमें कहता तो नमस्ते है, लेकिन कोई अपनापन महसूस नहीं होता। वो मां चिंतित रहती है, काश वो मेरा 15 साल वाला बच्चा वापस आ जाए। मां उस 15 साल की सिविलाइजेशन, बच्चे की सिविलाइजेशन को रिस्टोर करना चाहती है, जो नेचर के लॉज में पॉसिबल नहीं है। और जो 40 साल का बच्चा है उसका, वो 50 साल की तरफ ही बढ़ने के लिए विवश है, वो 50 की तरफ ही जाएगा, वो 39 और 35 की तरफ नहीं जाएगा। ये जो मानव समाज है, ये भी एक बड़ी शरीर है। हमारे यहां कहा भी गया है, नर और नारायण।
नर का जो प्रॉपर्टीज हैं, स्वभाव हैं, वही नारायण में भी हैं। अगर नर बच्चा होता है, बड़ा होता है और फिर जवान होता है, वयस्क होता है, बुढ़ा होता है और फिर मृत्यु की तरफ बढ़ता है, वही सेम पैटर्न सोसाइटी पर भी एप्लीकेबल है। अगर हमें वो पैटर्न नहीं दिखता तो हम चिंतित होंगे। हमें लगेगा कि दुनिया गलत दिशा में जा रही, मरने जा रही, फलाने जा रही, ढिकाने जा रही, और हमें रातों में नींद नहीं आएगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि विश्वात्मा भरत गांधी मरने जा रहे हैं, अगर कोई ज्योतिषी बता दे कि भी मरोगे, तो बहुतों को नींद आनी बंद हो जाएगी। मरना भी सत्य है, वो खत्म होना भी सत्य है, लेकिन इतना टेंशन भी क्या। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं हम उस तरह की गलती तो नहीं कर रहे हैं जिस तरह की गलती फासिस्ट कर रहे हैं। फासिस्ट क्या कर रहे हैं कि वही होली, वही दिवाली, वही सब एक दूसरे का वो पहना, क्या धोती बंडी। अभी इस बार अगर 400 सीट आ जाती तो आपकी सड़कों पर मोटरसाइकिल वाले खड़े होते, भाई उतरे, रुके 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 उतरे। क्या भाई विजय पाल जी क्या पहने, ये सब क्या पहने, पैंट शर्ट। ये पैंट शर्ट किस संस्कृति में आता है, कहां से आया पैंट शर्ट, उतारिए। अगर ये 400 सीट आती तो लोगों को जगह जगह खड़े होकर पैंट शर्ट उतारे जाते कि ये पैंट शर्ट इंडियन कल्चर में नहीं था कभी। क्या था, धोती और कुर्ता। धोती कुर्ता, उसमें कॉलर नहीं, बिना कॉलर वाला कुर्ता। ये तो गनीमत है कि 400 सीट नहीं आई तो आपके पैंट उतरने से बच गए। अब अगर पैंट उतर के नीचे देखता लक्स बनियान, अगर लक्स बनियान और लक्स अंडरवियर दिखाई पड़ती तो कहते ये क्या है, कैसे सब वो तो क्या है, मतलब पहने हैं। अरे ये कौन सी भारत की संस्कृति में है, हिंदू संस्कृति में है कि ये लक्स बनियान, लंगोटा क्यों नहीं पहनते। लंगोटा पहनवाते, आपकी चड्डियां उतारी जाती, आपके कपड़े उतारे जाते। गनीमत हुआ इस भारत रूपी नारायण की कि उसको कुछ तो समझ में आया कि उसने 400 से नीचे, इतना नीचे पहुंचाया कि थोड़ा कंट्रोल किया। फासिस्ट फोर्सेस हिंसा में विश्वास करती है, ठीक उल्टी बात है। वो कहते हैं कि समाज को हिंसक होना चाहिए। कैसा समाज बनाना चाहते हैं वो, सरदारों वाला। वही आ गए बराबर भाई जी इस बार किसान आंदोलन में। वो जैसा हिंदू बनाना चाहते हैं वैसा हिंदू सरदार पहले से ही हैं, वैसे ही हिंसक। ये फासिस्ट फोर्सेस जिन नैरेटिव्स को, संस्कारों को बनाए हैं 100 सालों में, आज 1-2 दिन में नहीं, 100 सालों में बनाए, उन 100 सालों का जवाब कौन था, गांधी था। इस देश में केवल एक पर्सनैलिटी है, गांधी। आप पर्सनल गांधी की तमाम बातों से असहमत हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम जिस रिपब्लिक की बात करते हैं, जिस आज हम भारत की बात करते हैं, आज वो तमिलनाडु से कश्मीर तक और ये जो कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जिस भारत की सपना आप देखते हो, हम चर्चा करते हैं, वो गांधी का बच्चा है। वो केवल एक ही आदमी का बच्चा है, वो गांधी का बच्चा है। वो दैट आइडियोलॉजी जिसको रिपब्लिक कहा गया, और उस रिपब्लिक के लिए सबसे बड़ा खतरा यही हिंदू फासिज्म है। और उस हिंदू फासिज्म का माकूल जवाब गांधी ही दे सकता है, या ऐसा कोई व्यक्ति दे सकता है जिसका नाम गांधी तो नहीं हो, लेकिन जिसके शरीर में गांधी की आत्मा रहती है, वो दे सकता है, वो दे सकता है। मेरे को लगता है कि जिस दिन मैंने सुना कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर बन गए, मुझे उस दिन कुमार प्रशांत की याद आई। हमें लगा कि अगर कुमार प्रशांत लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ होता, अब 5 साल इनको उन्हीं की भाषा में जवाब देता, गांधी खुद जवाब देता इनके सारे प्रश्नों का। लेकिन राहुल गांधी में वो कुव्वत नहीं।
वोट ले लेना, चुनाव जीत लेना, ये सब बातें कर लेना, नैरेटिव बना देना, मीडिया मैनेज कर लेना, फंड मैनेज कर देना, वो अलग स्किल है। और वो भी स्किल नहीं, उनकी तो परंपरा से आती है। लेकिन उनका माकूल जवाब देने वाले जो देश में लोग हैं, चुन के उनको वहां बैठाया जाना चाहिए। मैं कहा बीमारी लीवर की हो तो किडनी की दवा खाने से कोई फायदा नहीं। जो बीमारी आज फासिज्म की है, वो फासिज्म की बीमारी कौन खत्म करेगा? उसका जवाब पहले से ही गांधी वांग में है, गांधी की आत्मा है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सब गांधी को पढ़े, और जो नहीं पढ़े हैं अब से भी पढ़ लो, कोई बुराई नहीं। हम एक आदमी के साथ उसकी आइडियोलॉजी भी परखते हैं कि आदमी किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। अगर वो रावण की आइडियोलॉजी है, अगर वो दुर्योधन की आइडियोलॉजी है, तो हम एक कह सकते हैं आदमी तो ठीक है, लेकिन आइडियाज ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है। हम सीधा नमस्ते कर लेते हैं, भाई हम आपसे ज्यादा मेल जोल नहीं रख सकते, हम दुश्मनों की सूची में आपको रखने के लिए तैयार हैं, आपसे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लाइन एकदम साफ है। और लेकिन सत्य प्रकाश जैसा आदमी, जो आपकी आज चिंता है कि क्या कोई मोडस ऑपरेंडी हो सकती है जोड़ने की, तो पहले तो जो जोड़ना जिसके संस्कारों में है, उस आदमी को आइडेंटिफाई करो, उसको ताकत दो। यहीं से शुरू हो कि जोड़ने की प्रक्रिया कोई लिख पढ़ के चीजें नहीं बनती, व्यवहारिक धरातल पर जो सत्य हैं उन्हीं से बनती है। मुझे लगता है, मैं अक्सर एक कोट करता हूं, ऊंट का एग्जाम्पल, बहुतों का आपको मालूम होगा, मैं अक्सर बोलता ही हूं कि कोई ऊंट की पीठ पे चलता है तो कमर हिलाता है ऐसे ऐसे। देखा, पता नहीं देखा कि नहीं आपने? जो ऊंट पर बैठेगा ऐसे ऐसे हिलता है। तो कभी जो ऊंट पर नहीं बैठा, वो नीचे से उसको गालियां देता, क्या यार तमीज से बैठो, जैसे हम कुर्सी पे बैठे ऐसे, कार में, जीप में ऐसे आराम से बैठो, ये क्या कर रहे हो? तो वो थोड़ा संभलता है कि नहीं जरा ठीक से बैठो, भाई नीचे वाले कह रहे हैं, तो संभलता। वो जितना संभलता कमर और हिलती है। गड़बड़ बैठने वाले में नहीं है, गड़बड़ ऊंट में है। ऊंट की पीठ में एक हम्प है, एक कुबड़ है, उस कुबड़ पर जो बैठेगा वो हिलता है, तो बैठने वाला आदमी हिलता दिखता है। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम और ये इकोनॉमी जो हमने अपनाया है, जिस तरह से इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन से जो जीतते हैं, वो हर आदमी ऊंट के पीठ पे बैठने वाला होगा, वो कमर जरूर हिलाएगा, यानी अव्यवस्था का उत्पादक होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो कमर न हिलाए, तो इल्जाम केवल ऊंट पर बैठने वाले यानी एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पर भी इल्जाम लगाने की बजाय हमें ऊंट की पीठ या ऊंट ही बदलने के बारे में सोचना चाहिए। और जिस दिन हमारी वो कुव्वत होगी कि हम अल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम, अल्टरनेट इकोनॉमिक सिस्टम दे पाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट दे पाएंगे, उस दिन ये सवार अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा। जितने भी लोग समाज में जिनमिन हैं, मैं सबके बीच प्रैक्टिकली रह के काम किया। जितने जातिवादी सांप्रदायिक लोगों से दोस्ती करके मैंने देखा, तो ये कंक्लूड किया कि ये लोग ऐसे इसलिए बने हैं कि चुनाव जीतने के लिए वैसे ही बनना पड़ता है। महात्मा बनके चुनाव नहीं जीत सकते। तो गलती इलेक्टोरल सिस्टम की आई, व्यक्ति की नहीं आई। चुनाव जीतने की महत्वाकांक्षा, एक बार ऐसा लगता है कि अगर पार्लियामेंट नहीं जाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे पार्लियामेंट में बिना गए भी मोक्ष मिलेगा। जिस जन लोकपाल को पूरा सब लोगों ने मशाले जला रहे थे दिल्ली में, मैं उस जन लोकपाल का अकेला विरोधी था 2011 में। और मैं तथ्यों का आधार पता, उसमें लिखा था कि घूस देने वाले को कोई सजा नहीं मिलेगी, और घूस लेने वाले को ऐसे पटक पटक के मारा, इतनी लंबी धाराएं थी। तो हमने कहा यानी घूस कौन देता है? अंबानी। घूस कौन देता है? अडानी। घूस कौन देता है? ये सारे एसोचैम, फिक्की, सीआईआई के लोग। ये एग्जम्प्ट कर दिया गया जन लोकपाल में। और सजा किसको मिलेगी? जो रिश्वत लेता है,
कौन लेता हुआ पकड़ा जाता है? वो बेचारा वो पेशकार जो 20 रुपए, लाओ 20 रुपए दो, तारीख ले जाओ, 20 रुपए दो, खुल ले। हाँ, तहसील का पटवारी, वो पकड़ा जाएगा। तो ये जो जन लोकपाल था, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बनाया गया था, घटाने के लिए नहीं। तब मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुआ और केवल मैं अकेला वो व्यक्ति हूं कि मैंने जन लोकपाल अकेले नहीं बनने दी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में सबसे ज्यादा लंबा समय बोलने वाला मैं ही आदमी, और पूरी स्टैंडिंग कमेटी ने मेरी बात मान ली। लेकिन मैंने आपको कहा होशो हवास में, जब केजरीवाल आया, यह देश को जहर का एक इंजेक्शन मारा जा रहा था। अगर यह भारत मां है तो भारत मां को पॉइजन के इंजेक्शन मारने की कोशिश हुई थी। लेकिन ये देश गजब है, उस इंजेक्शन को इजेक्ट कर दिया। उसने, दिल्ली ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि इस भारत में कोई आत्मा है, और जब इसको जरूरत पड़ती है, जब अति हो जाती है ना, तो वो आत्मा अपना विवेक से फैसला करती है। और ये कई बार देखने में आया, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो हमें एक बात और करना पड़ेगा। केवल अपनी, हम जिस सभ्यता को वकालत करते हैं, जो जिस सभ्यता से हम कंफर्टेबल होते हैं, जो सभ्यता हमें अच्छी लगती है, हम उन सभ्यताओं के साथ साथ दूसरी सभ्यताओं के भी कोई पक्ष को अध्ययन करने की कोशिश करें। हम जिसको अपना शत्रु मानते हैं, मैं नंगी भाषा में ऐसे बोलूं, हम जिस सभ्यता को अपना शत्रु मानते हैं, उस शत्रु सभ्यता के भी कोई पक्ष हैं क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम फिलामेंट मैनेजमेंट का काम कर पाएंगे। ये बिजली का बल्ब है या ट्यूबलाइट है, इसमें एक तरफ गर्म तार है, एक तरफ ठंडा तार है। अगर दोनों को छुआ दोगे तो आग लग जाएगी, लेकिन जरा दूर रख के पतले तार से जोड़ दो, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, तो रोशनी हो जाएगी। और तार मोटा कर दोगे तो गर्मी आएगी। हीटर बना लो, रोशनी कर लो। ये बिजली के जो विभाग हैं, उनसे थोड़ा सा हम सीखें। ये अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे वो केंद्रीकरण की हैं या विकेंद्रीकरण की हैं। अब इसमें भी केंद्रीकरण में दो हैं, पॉलिटिकल केंद्रीकरण और इकोनॉमिक केंद्रीकरण है। इसी तरह कल्चर में भी दो हैं, कल्चरल सेंट्रलाइजेशन, कल्चरल डिस्टेंशन। अगर इनकी आप कंपोनेंट्स देखोगे, दिस इज मेड बाय नेचर। इसलिए मैं आपको इशारे इशारे में एक बात कह रहा हूं, इतना अभी परेशान ना होइए कि दुनिया कल खत्म होने जा रही है। आप थोड़ा मेरे ऊपर भी विश्वास करिए कि दुनिया ठीक दिशा में जा रही है। अगर आप इतने डरे हो कि नहीं दुनिया तो मरने जा रही, बस कल प्रलय हो जाए, कल खत्म हो गया, अब तो रात में नींद नहीं आए, नींद की दवा खाए, उसमें इतना भी टेंशन मत लो। दुनिया इतना बुरी हालत नहीं है। हमारी एक आदत यह है कि जो हमारे परिचय के घेरे में आता जाएगा, उसको हम कमतर आंकते चले जाएंगे, और जो परिचय से बाहर होगा महान होगा, बहुत महान होगा। मित्रों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जोड़ने की जो बात है, एक तो जोड़ने वाली वृत्तियां जिनमें हैं उनको शक्ति दो, नंबर 1। नंबर 2, फंड का इंतजाम भी सोचो। कोरी बातों से जोड़ना संभव नहीं है। जैसे इमारतों के लिए मान लो ईंट दान हमने कर दिया, सबने मिलकर ईंट दान कर दिया, तो ईंट लगाने से बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, फिर सीमेंट चाहिए, फिर सीमेंट खरीदने की ताकत चाहिए, सीमेंट की आइडियोलॉजी, और फिर लोहा गाटर खरीदने की शक्ति। यानी फंड मैनेजमेंट के बारे में सोचिए। एक और बात जो हमें बाधा पैदा कर रही है जोड़ने में, हम जब मिलते हैं तो कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सब यही कहते हैं, सीएमपी। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो हमें जुड़ने ही नहीं देगा, कभी नहीं जुड़ने देगा। जानते हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मतलब यह होता है कि अगर आपने ये फार्मूला मान लिया तो एक प्रोग्राम पर सहमति मानना पड़ेगा। और प्रोग्राम क्या होगा? जिस आदमी की बोली हुई बात सारे अखबारों चैनलों छपने लग जाएगी, वही प्रोग्राम बन जाएगा।
और वो आदमी किसका एजेंट होगा ये 15 साल बाद पता चलेगा, 15 साल बाद पता चलेगा। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सबसे बड़ी बाधा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ कॉमन चेहरा भी आता है और वो चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है। पीछे से जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उनके नाम मेरे जैसे तो हाथ के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन समाज को पकड़ने में 10 साल 15 साल का वक्त लगता है, तब तक सब कुछ मटिया मेट हो चुका होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कॉमन मिनिमम की जगह कॉमन मैक्सिमम कहा करें। कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम का मतलब अरे मतलब जो बोल रहा सब ठीक, हां, अगर जो सब लोग बोल रहे हैं उनको हम नहीं मान सकते तो पहले तो हमारी डेमोक्रेटिक समझ पर ही प्रश्न है। दुनिया में जो लोग जो बोलते हैं उनकी कुछ रूहानी आवाज होती है। ये मत समझना कि जो लोग दुनिया में बोल रहे हैं उनको रिश्वत दिया गया, जाओ बोलो गांधी पीस फाउंडेशन में। यहां जितने लोग आए हैं किसी को रिश्वत नहीं मिली है जाना और गांधी पीस फाउंडेशन में ये बात बोलना, रिश्वत लेकर नहीं आए। आदमी जो बोलता है आत्मा की आवाज पर बोलता है, और अगर उसकी आत्मा की आवाज आपको समझ में नहीं आती तो कम से कम आत्मा ही समझ में नहीं आती, और जब आत्मा ही समझ में नहीं आती तो न परमात्मा समझ में आएगा, न समाज समझ में आएगा, न सामाजिक फिजियोलॉजी समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में। फिर हमसे लोग जुड़ेंगे भी नहीं, हमसे दूरी बना के रखेंगे। वो कहेंगे एकांगी आदमी है, एक सनक है, सनक। अगर हम अपनी सनक से कंफर्टेबल हैं और हम अपनी सनक के साथ जीना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जोड़ने की बात छोड़ दी। जोड़ने वाले को तो फिलामेंट की तरह काम करना पड़ेगा। फिलामेंट मतलब जिस आइडियोलॉजी से हम कंफर्टेबल नहीं हैं उस आइडियोलॉजी का भी कोई पक्ष है, उसे समझने की, अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। जोड़ने की पहली शर्त यही है। मित्रों, अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि जब जोड़ने की बात आती है तभी हमें लगता है, हमारे मीटिंग शुरू होने से पहले चिंता सत्यप्रकाश जी की और अपने भाई कुमार प्रशांत जी का आई होगी कि यार आयोजन राउंड टेबल किया जाए कि मंच वाला किया जाए कि क्या किया जाए, इस पर चिंतित हुए होंगे, चिंता किया होगी, तब ये हुआ होगा कि ऐसा ऐसा कर लिया जाए कि जो बोलेगा मंच पे बैठेगा, बाकी लोग कुर्सियों पे बैठेंगे। ऐसा इन्होंने रास्ता निकाला हो। ये चिंता क्यों होती है? ये चिंता इसलिए होती है कि हर व्यक्ति में एक नेचुरल ईगो है, और जब तक उस नेचुरल ईगो को हम निगेटिव देखते रहेंगे कि ये तो अहंकार है, ये तो घमंड है, तब बात नहीं बनेगी। वही जो ईगो है उसके अस्तित्व का कारण है। अगर उसके ईगो को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम उसका ही अस्तित्व नकार रहे हैं, अस्तित्व नकार। अगर किसी को अपना अस्तित्व ही विलीन होता हुआ देखेगा तो आपके फोरम में क्यों जुड़ेगा? कौन इतना बेवकूफ है जो अपना अस्तित्व को विलीन कर देगा? जब जोड़ने का काम करेंगे तो हमें ईगो मैनेजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा और किसी आदमी को वही काम दें जो उसको अच्छा लगता है। अधिकतम जो सामाजिक गतिविधियां हैं, चाहे वो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो मजदूरों की समस्याएं हैं, चाहे वो दुकानदारों की, रेहड़ी पटरी वालों की समस्याएं हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक हैं, चाहे दलितों की समस्याएं हैं, ओबीसी की समस्याएं हैं, सवर्णों की समस्याएं हैं, मुसलमानों की समस्याएं हैं, यहां तक के हिंदूवादियों की समस्याएं हैं। हमें उन सब की समस्याओं के सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हो सकता मैं समझ ना पा रहा हूं लेकिन कोई न कोई पक्ष होगा। हम ये कैसे मान लें कि कोई आदमी मुसलमानों को मारने के लिए हजारों लोगों ने शादियां नहीं की, हजारों लोगों ने घर नहीं बनाए, हजारों लोगों ने अपनी जीवन नहीं शुरू किया। मैं तो वो तकलीफ इसलिए समझ सकता हूं कि वो जी रहा हूं।
आप रिश्तेदार के घर में 5 दिन रुक जाएं तो टिकट कटा के दे देगा कि भैया ये लो, कब जाओगे। और मेरे जैसा आदमी पिछले 28 साल से दूसरों के घरों में रहता है, घर भी छोड़ने पड़ते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं वो तकलीफ। ये सब ना कहिए, शायद हिंदूवादियों का भी कोई पक्ष होगा, उसको भी समझने की कोशिश करिए। अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो हमारे दिल का दायरा निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए, वो माल जैसा होना चाहिए, वो दुकान जैसा नहीं होना चाहिए। दुकान कभी जोड़ नहीं सकती ग्राहकों को, माल जोड़ सकता है। एक बात कहूं, जब माल जैसी कल्पना करेंगे तब अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे, तब संसद बनने लगेगी। पार्लियामेंट में जिस तरह गाली गलौज होती है, एक दूसरे की खिलाफत होती है, तब हमें उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा जैसे संसद के बाहर एक संसद। वो वर्चुअल पार्लियामेंट है, हमें रियल पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। वो कठपुतली पार्लियामेंट है, हमें रियल पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। रियल पार्लियामेंट। जरूरी नहीं कि रियल पार्लियामेंट वाले इलेक्शन से आए, क्योंकि इलेक्शन से सच्चा जनप्रतिनिधि कभी भी चुना नहीं जा सकता। इलेक्शन से केवल नकली जनप्रतिनिधि चुना जा सकता है। इसलिए जब तक इलेक्शन प्रैक्टिस में है तब तक तो आप लोकतंत्र आएगा इसका सपना ना देखें, कोई सुशासन आएगा इसका सपना भूल जाएं, और तब तक आप जो जिन चिंताओं से परेशान हैं उन चिंताओं, उन घावों पर कोई मरहम लगाएगा, ये उम्मीदें करना बंद कर दें। इलेक्शन इसमें सबसे बड़ी बाधा है। इलेक्शन अपने आप में इस बात का पुख्ता इंतजाम है, बाई डिफॉल्ट अरेंजमेंट है कि इसमें माइनॉरिटी सुख में रहेगा 3-2% और 98% आदमी परमानेंट दुखी रहेंगे। और उन्हें शासक बदलने का जो भ्रम है, वो शराब जैसा राजा बनने का, जैसे शराब पीने वाला नाली में गिरा रहता है, लगता है हेलीकॉप्टर में चल रहा हूं, तो यह एहसास लोगों को होता रहेगा। इसलिए जब हम कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की सोचें कि कोई कॉमन फोरम हो, तो एक बात, उसका कोई लीडर नहीं होना चाहिए। वहां किसी व्यक्ति का शासन उस संगठन पर नहीं चलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का शासन चलेगा तो कोई भी कॉमन फोरम नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसकी कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं होना चाहिए। जैसे सोचते हैं 5 आदमी की कमेटी, जहां 5 आदमी की कमेटी बनाए, आपने उस संगठन को खत्म करने का पहला इंतजाम कर दिया। वो 5 आदमी में जोड़ने की क्षमता है कि नहीं, ये तो प्रक्रिया से तय होना चाहिए। आप कैसे तय कर सकते हैं? और जिनके हाथ में कमान देंगे वो किसी का एजेंट नहीं होगा, इस बात की गारंटी क्या? इस बात की क्या गारंटी? इसलिए नियमों का शासन होना चाहिए। पहले तो उस कॉमन फोरम का एक बाईलॉज बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जहां वो 5 आदमी की स्टीयरिंग कमेटी बनाने की पहले रूल्स तय हो, ये प्रोसेस तय हो, उस प्रोसेस में जो आ जाए वो स्टीयरिंग कमेटी बन जाए। लेकिन इट शुड नॉट बी नॉमिनेटेड, ध्यान रखना। जो नॉमिनेटेड होगा, हो सकता है कि उसकी हाथी भर की क्षमता ना हो, और कहता हो मेरे ऊपर 10 कुंटल लाद दो, ना बेचारा उठा पाएगा। इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इतने रजवाड़ों को इकट्ठा करना, इतने अंतर विरोधों को एकजुट करना और इतने विचारधाराओं को एक साथ लेके चल पाना भारत सरकार के लिए संभव होता क्या? भारत सरकार के लिए संभव इसलिए हो रहा है कि उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए अगर आप सब लोग हिम्मत कर सकिए तो अपने फोरम का नाम बाद में रखा, नाम भी वही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, असेंबली की प्रक्रिया बनाइए वो तय करेंगे, नाम भी मत रखिए, लीडर भी मत तय करिए, खाली ऑब्जेक्टिव तय करिए, हमें जुड़ के काम करना है, बस, और कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव जुड़ के काम करना, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है तो बन सकती है। अगर आप कहेंगे हमारे पास इसका एक ड्राफ्ट है, यही सत्यप्रकाश से पूछिए आज 5 साल पहले, मेरे पीछे पड़े जुड़ के काम नहीं करते, जुड़ के नहीं करते, हमके बैठो। 4 दिन बैठा भजनपुरा में,
फिर बोले नहीं रोहिणी में बैठो, रोहिणी में ये जितने आदमी आए थे उड़नछू हो गए, ये तो सब चले गए। उनका भी खत्म। हमें कह दिए कि भाई संविधान बनाओ। हम लगातार 1.5 साल नाक रगड़ के संविधान बनाए, उस संविधान को पढ़ने वाला कोई नहीं। एक बात ध्यान रखना, बड़ा काम करने चलोगे और बड़ी मेहनत करने से डरोगे तो नहीं हो सकता। साइकिल का पंचर की दुकान खोल लोगे, कम मेहनत में काम चल जाएगा। लेकिन अंबानी बनने चले हो और कंपनी एक्ट पढ़ने में डर लग रहा, तब नहीं होगा। गल्ला कल्चर से वो मल्टीनेशनल का कल्चर नहीं आएगा। ध्यान रखना, जोड़ना बहुत बड़ा काम है। इसलिए मेरे को लगता है जो काम हम लोग कर रहे हैं वो असंभव तो नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। जुड़ के करने में, मिल के करने में हम एक दूसरे के संबल बनते हैं। सत्यप्रकाश सही कहते हैं, मैं जेल चला गया तो दूसरे लोग आंदोलन किया, हमारा अच्छे बाहर लड़ता रहा। अधिकारियों से बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। प्रशांत भूषण जी ने बहस करके हमें सुरक्षा दिलाई। हमें जेल में रहना इसलिए नहीं पड़ा कि बहुत बड़ा मुश्किल काम कर दिए थे 6 महीना, इसलिए कि जेल से बाहर निकलते मेरे मर्डर का इंतजाम था, निकल नहीं सकते थे। अब एक आदमी जेल में हो, कौन सी अदालत सुरक्षा दे देगी बताओ? एक जेल में चला गया अपराधी हो गया ना, तो मान लिया जाता क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल को पुलिस सुरक्षा कैसे मिलेगी? ये हो ही नहीं रहा था। तब प्रशांत भूषण जी ने उसका कारण बताया, तब हमें जेल में पुलिस सुरक्षा मिली और जेल से हमें हवाई जहाज पहुंचाया गया। ठीक है, जुड़ के काम करने से अगर आप अंदर हो जाते हैं, आप किसी आपदा के शिकार हो जाते हैं, आप कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, हमारा बाहर साथी हैं, वो काम करते रहेंगे, आपको जेल में भी आराम से जेल काट पाएंगे। और जब आप अकेले होते हैं और आप ही जेल में चले गए तो जेल काटना एक एक दिन भारी होता है। हर आदमी भरत गांधी नहीं होता कि किताब लिखने लग जाएगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जोड़ने के हर कार्य में मैं आपको आगे मिलूंगा, तन से आगे मिलूंगा, धन से आगे मिलूंगा, लेकिन अपने संगठन से आगे नहीं मिलूंगा, क्योंकि संगठन मेरा बिक्री की चीज नहीं है। हो सकता है आप जिस आइडियाज पर मेरे को जोड़ सकते हो, मेरा संगठन किसी विचारों पर खड़ा है। अगर वो विचार आपके संगठन के फोरम का एजेंडा बनता है तो वो संगठन भी आपका साथी होगा, अन्यथा भरत गांधी विश्वात्मा तो आपके साथी हैं और रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे माफ